दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण। और इसमें से हर साल 3 अंक का प्रश्न आता है, ठीक ना। तो बहुत आईएमपी हो जाता है ये चैप्टर हमारे लिए, 3 अंक बहुत होता है। इसमें हम सीखने वाले हैं समीकरण की प्रकृति पता करना। समीकरण 3 प्रकृति होता है उसमें। सबसे पहले अद्वितीय हल होता है, कोई हल होगा कि नहीं होगा, और अनंतः अनेक हल, ये 3 कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा कंडीशन है इसमें समीकरण हल करना। समीकरण को 2 विधि से हल कर सकते हैं, एक है विलोपन विधि और दूसरा को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तीसरा जो कंडीशन हम लोग देखने वाले वो है के का मान पता करना। बहुत बार क्वेश्चन में क्या रहेगा, समीकरण के साथ साथ यहाँ पे हमको के का मान भी दिया रहेगा, उसको भी पता करना है। चौथा कंडीशन में देखने वाले हम लोग आलेख विधि से हल करना। आलेख विधि मतलब ग्राफ के माध्यम से कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे विगत 5 वर्षों से पूछे गए सवालों को हल करना है। पांचवा टॉपिक होगा हम लोग का, ठीक ना। तो विगत 5 वर्षों से कैसा कैसा सवाल पूछ रहे हैं उन सभी को देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो है समीकरण निकाय, ठीक ना। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 तथा a2x माइनस b2y इक्वल टू c के लिए एक अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ 2023 में ए सेट में पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी समीकरण निकाय अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए। देखिए तीनों कंडीशन में लिख के रखा हूँ। जब a1 a2 बराबर नहीं होगा b1 b2 के, तब हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल होगा। दूसरा कंडीशन में लिखा हुआ है a1 a2 बराबर b1 b2 नॉट इक्वल्स टू c1 c2। तो इस ऐसा कंडीशन होगा जब b और c बराबर नहीं होगा, तो हम लोग बोल देते हैं कि इसका कोई हल नहीं प्राप्त होगा। तीसरा कंडीशन है a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 c1 c2। ऐसा कंडीशन होगा तीनों एक दूसरे के बराबर होगा, उस समय हम लोग बोलते हैं कि अनंतः अनेक हल प्राप्त होगा। अभी जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि समीकरण निकाय अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। तो अद्वितीय निकाय का प्रतिबंध है आपका a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2, मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन है ये है आपका सत्य और असत्य में से, ठीक ना। ये कथन सत्य ही का असत्य है। छत्तीसगढ़ 2018 में सी सेट में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 7xy, ठीक ना, 7x माइनस 4y इक्वल टू p है। एक समीकरण है जिसमें हम लोग को x के जगह पे कितना रखना है 3 और y के जगह कितना रखना है 4। और इतना रखेंगे तो p का मान कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा, ऐसा करके लिखा हुआ है। अब ये 5 होगा कि नहीं होगा उसको हम लोग चेक करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस रफ में हल करके देख रहे हैं। तो x के जगह पे 3 रखिए और y के जगह 4 रख लीजिए इस समीकरण में, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 7 x के जगह कितना रखना है 3 माइनस 4 y के जगह कितना रखना है 4 बराबर क्या है p है। 7 पे कितना हो जाएगा 21 माइनस 4 चौक 16 बराबर कितना होगा p। 21 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए बचा 5। तो इस प्रकार से p बराबर कितना प्राप्त हुआ 5। हम लोग इसको p बराबर 5 भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक ना। या तो ऐसा भी रहे तो भी p बराबर कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है ना, और ऐसा भी रहे तो भी 5 दिख रहा है। तो p का मान 5 है, ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे ये 5वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां में लिखा है निम्नलिखित समीकरण निकाय में, ठीक ना। इस समीकरण निकाय में हमको क्या करना है, बताना है कि a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल्स टू c1 c2 हो तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले कि अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2 होना चाहिए, ठीक ना, नॉट इक्वल्स टू ये होना चाहिए। लेकिन ये तो दूसरा बता रहा है, ये बता रहा है कि b1 और c1 बराबर नहीं होना चाहिए, b1 b2 c1 c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये वाला कंडीशन बता रहा है। ये वाला कंडीशन क्या है, कोई हल नहीं प्राप्त होगा उसके लिए है। तो कुल मिला के अद्वितीय हल प्राप्त होगा इसके लिए ये वाला होना चाहिए। और क्वेश्चन में क्या दिखा है, ए वाला, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये गलत दिया है। तो इस प्रकार से ये कथन आसानी से हमको पता चल गया क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब देखिए आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है 7वां नंबर क्वेश्चन, समीकरण निकाय में यदि a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2 हो तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। एकदम करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ 2022 में बी सेट में पूछा गया है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, हमारे लिए सत्य हो जाएगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8वां नंबर क्वेश्चन में समीकरण निकाय क्या लिखा है, A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2 इक्वल्स टू C1 C2 तीनों बराबर है तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा, जबकि अद्वितीय हल प्राप्त नहीं होगा। तीनों बराबर है तो अनंत हल प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो अनेक हल के जगह पे क्या लिखा है, अद्वितीय हल लिखा है, मतलब ये कंडीशन क्या है, गलत दिया है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर देंगे, असत्य। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये छत्तीसगढ़ 2022 में बी सेट में पूछा गया था, ठीक ना। तो सत्य असत्य का क्वेश्चन था, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए हम लोग को यहाँ पे मिल गया एक क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन मिल गया जिसमें हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करके कि किस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग, चलिए यहाँ से एक पेज ले लेते हैं और साइड में इसको हल करके पूरा देखेंगे वाले, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन, 5वां का पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि 2x, ठीक ना, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस 2y इक्वल टू -1 हो। तो छत्तीसगढ़ 2023 में ये सेट में पूछा गया था, इसको हल करके बताना है। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से पहला वाला को हल करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं हल लिख लेता हूँ। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से एक x या y का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से मान निकाल लेंगे। देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 दिया गया है। यहाँ से मैं चलिए y का मान निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 2x। और इस मान को, जो y का जो मान निकाले हम लोग, यहाँ से आप चाहे तो x का मान भी निकाल सकते हो, मैं y का मान निकाला। चलिए अब समीकरण 1 से मान निकाले तो समीकरण 2 में क्या करना है, y का मान रखने पर लिख देंगे, y का मान रखने पर। अब समीकरण 2 में चलिए y का मान रखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक ना, x माइनस 2y इक्वल टू -1 लिखा हुआ है। तो समीकरण 2 में हम लोग जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे मान रखेंगे। तो यहाँ पे चलिए x का x माइनस 2 का 2 और y की जगह कितना रखना है, 8 माइनस 2x रखना है। तो यहाँ पे रख देंगे 8 माइनस 2x और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इक्वल -1। उसके बाद हल करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 को 8 के साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा -16। फिर -2 और -2x को गुना करेंगे तो माइनस माइनस में प्लस, 2 दूनी 4, x का x इक्वल टू -1 का -1। उसके बाद यहाँ पे इस खाली संख्या को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये खाली संख्या उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे x और 4x बचा है, इन दोनों को नोट कर लेंगे। और -1 के इधर, ये -16 इधर जाके क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। 16 में से एक घटेगा क्योंकि माइनस प्लस में क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ पे x और 4x कितना हो जाएगा, 5x। तो x इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा, 15/5। इस प्रकार से हमको आंसर कितना प्राप्त हुआ, 3, क्योंकि 3 पंजे 15 होता है। तो x का मान कितना प्राप्त हो गया, 3। अब हमको y का मान पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस x बराबर 3 जो प्राप्त हुआ इसको किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो चलिए इस मान को मैं अब समीकरण 1 में रख देता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 से, और समीकरण 1 में देख देख के क्या करूँगा, x के जगह 3 रखूँगा, प्लस का प्लस, y का y और इक्वल टू 8 का 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस y इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 8 माइनस 6, क्योंकि 6 इधर प्लस में, सामने कुछ नहीं उधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस प्रकार से हमको कितना प्राप्त हो गया, अब देखिए 2 प्राप्त हुआ। तो y का मान कितना प्राप्त हो गया, y इक्वल टू 2 प्राप्त हो गया और x इक्वल टू 3 प्राप्त हो गया। तो यही हमारा x और y का मान प्राप्त हो गया, मतलब आंसर आ चुका है। तो प्रतिस्थापन विधि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न भी जब हम लोग बनाएंगे तो और कुछ कुछ इसमें आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, चलिए दूसरा प्रश्न बना के भी देख लेते हैं। तो हम लोग अभी बनाएंगे दूसरा नंबर, जिसमें लिखा हुआ है, देखिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक ना, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 लिखा है। तो समीकरण 1 से एक मान निकाल लेंगे और समीकरण 2 में उस मान को रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, क्योंकि हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, समीकरण 1 को पहले नोट कर लेता हूँ, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। और यहाँ से x का मान अगर निकालना रहेगा तो 3x बराबर 2y, इधर जाके क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2y। उसके बाद x इक्वल टू 3 को पक्षांतर करेंगे, 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, क्योंकि 3x के साथ क्या में, गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान हमको इतना प्राप्त हुआ। अब हम लोग x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं, x के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में
रखने पर, ऐसा नोट कर लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच देते हैं। यहाँ पे समीकरण 2 में मान रखिए। तो समीकरण 2 देखिए क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो x के जगह मान रखेंगे 12 माइनस 2y बटे 3, और y का y रहेगा, और इक्वल माइनस का -1। अब जब भी आपको दिक्कत होगा इसमें, तो आप क्या कीजिए, जो सिंगल संख्या है उसको डबल संख्या में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब इस y को क्या कर लीजिए, y बटे 1 कर दीजिए, और -1 का -1। यहाँ से हल करने से कितना प्राप्त होगा, देखिए तिरक गुना कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग एक के साथ एक इसको गुना करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा 12 माइनस 2y। और उसके बाद हम लोग फिर y के साथ 3 का गुना करेंगे, तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा -3y। और यहाँ पे बटे के नीचे क्या मिलेगा, 3, और इक्वल टू क्या है, -1। उसके बाद 12 माइनस 2y माइनस 3y, और इस 3 को गुना कर देंगे इधर 1 के साथ, तो यहाँ पे हो जाके क्या हो जाएगा, -3। उसके बाद संख्या एक तरफ, अक्षर एक तरफ। यहाँ पे बचा -2y और -3y, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -5y। और यहाँ से 12 देखिए सामने प्लस है, तो उस तरफ जाके पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -3 - 12। और आखिरी में हमको यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए एक लाइन और खींच लेते हैं। यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा, देखिए -5y इक्वल्स टू -15। माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो खाली क्या बचा यहाँ पे, y इक्वल टू 15, और y 5 को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 5। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या बचा, 3 बचा। तो इस प्रकार से y इक्वल टू 3 प्राप्त हुआ। इस y के मान को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 में रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो समीकरण 1 में अगर मान को हम लोग रखें तो हमको कितना प्राप्त होगा उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। तो समीकरण 1 में जैसे हम लोग मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना, रखने पर, तो यहाँ पे रखने पर हम लोग को यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, देखो यहाँ पे समीकरण 1 है 3, और उसके बाद है x माइनस प्लस फिर 2, और y की जगह कितना रखेंगे, 3 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 12 हो जाएगा, ठीक ना। समीकरण 1 आप लोग दिख रहा होगा, ये है समीकरण 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो यहाँ पे y के जगह पे 3 रखना है, मतलब 2 के बाद जो y है ना उसकी जगह 3 रखना है। तो 3 रख दिया, यहाँ से हो जाएगा 3x, ठीक ना। इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 3 दूनी यहाँ पे 6 इक्वल टू 12। उसके बाद यहाँ से 3x इक्वल्स टू 6 इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 प्राप्त होगा, 3x का 3x, x इक्वल टू 6/3। तो x का फाइनल वैल्यू कितना प्राप्त होगा, 2, क्योंकि 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है। तो इस प्रकार से x का मान हमको क्या कितना प्राप्त हुआ, 2, और यहाँ पे y का मान कितना प्राप्त हुआ, 3। तो बहुत आसानी से देखिए दूसरा प्रश्न भी हम लोग बना लिए। चलिए इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न का समीकरण 1 है ये, और ये समीकरण 2 है। तो इसमें छत्तीसगढ़ 2023 में सी सेट में पूछा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए सेट, बी सेट और सी सेट तीनों में एक जैसा क्वेश्चन है। तो चलिए इसका तीसरा नंबर अब हल करके देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि समीकरण 1 में जो भी लिखा हुआ है उसमें से x का मान या y का मान निकाल लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 1 से, चलिए x का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2y, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2y, ठीक। तो ये हो गया x का मान। इस x के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में मान रखने पर लिख देता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे x का मान रखना है। तो मान रखने पर यहाँ से समीकरण 2 देखिए कितना है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। तो यहाँ से हो जाएगा 4, x के जगह हो जाएगा 3 माइनस 2y, और प्लस का प्लस 3y का 3y इक्वल टू 2 का 2 हो जाएगा। और इस प्रकार से हो जाएगा 4 3 12 माइनस 4 दूनी 8। तो यहाँ से हो जाएगा 8y और प्लस 3y इक्वल टू 2, ठीक ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्राप्त होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो संख्या और संख्या है, ठीक ना, 3y है यहाँ पे, इसको नोट कर। तो देखेंगे संख्या को संख्या की तरफ और अक्षर को अक्षर। तो यहाँ से 8y देखिए यहाँ पे क्या में है, माइनस में है, और 3y क्या में, प्लस में। तो प्लस माइनस में माइनस होगा, 8 में से 3 माइनस होगा, तो यहाँ पे कितने बार बचेगा, -5y बचेगा। इक्वल यहाँ पे 2 था,
और ये 12 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये 12 इधर जाके कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राप्त होगा -10, यहाँ पे प्राप्त हुआ -5y, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/5। 10 में से 5 गया तो यहाँ पे हमारे इसमें बचा कितना, 2। देखिए यहाँ पे हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न में लिखा हुआ है x प्लस, ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और दूसरा प्रश्न लिखा है, दूसरा समीकरण 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो हम लोग समीकरण 1 से मान निकाल के समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 1 से नोट करेंगे। तो समीकरण 1 से देखिए x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपनी जगह पे रहेगा, 2y पक्षांतर होके 3 माइनस 2y प्राप्त होगा। इस मान को हम लोग किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ पे नोट करेंगे समीकरण 2 से, और समीकरण 2 में देखिए x की जगह कितना रखना है, 3 माइनस 2y, तो हो जाएगा 4, और x की जगह हो जाएगा 3 माइनस 2y, और प्लस क्या हो जाएगा, 3y इक्वल्स टू 2। 4 को अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस 4 दूनी 8, y का y प्लस 3y का 3y इक्वल टू 2 का 2। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे 8y और 3y क्या में है, प्लस माइनस में है, तो प्लस माइनस में माइनस होता है। तो अगर यहाँ से 8 में से 3 माइनस हुआ तो यहाँ पे -5 और y बचेगा। यहाँ से 12 को इस तरफ भेज देंगे तो 12 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, आपका 2 माइनस 12 हो जाएगा। उसके बाद -5y इक्वल टू 12 में से 2 माइनस करेंगे तो -10 आएगा। उसके बाद माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग y इक्वल टू लिख सकते हैं 10 बटे, यहाँ पे 5 गुना में इधर जाके भाग हो जाएगा। इस प्रकार से 10 को 5 से भाग देंगे तो y का मान कितना प्राप्त होगा, 2। अब इस y के मान को फिर क्या करेंगे, कोई समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रखने पर लिख देंगे, और तब तक हम लोग मान को रखते जाते। देखिए समीकरण 1 से 2 में रखा, फिर 2 से 1 में रख रहे हैं, तब तक मान रखेंगे जब तक x और y का एक सेपरेट मान हमको प्राप्त ना हो जाए, अलग अलग मान प्राप्त ना हो जाए। तो यहाँ से y का मान हम लोग पता हो चुका है। x का मान पता करने के लिए हम लोग समीकरण 1 में मान रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 और y की जगह हो जाएगा 2 इक्वल टू 3। हम लोग कोई भी y का मान x का मान जब रखते हैं तो उसके साइड में अगर संख्या है उसको हम लोग कोष्टक में भी रख सकते हैं, और चाहे तो बीच में गुणा का निशान भी दे सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इतना हो गया। फिर यहाँ से x प्लस कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 दूनी 4 बराबर 3, और x का मान पता करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस 4। तो x इक्वल टू हो जाएगा इसमें -1, क्योंकि जोड़ने घटाने के बाद बड़ी संख्या के सामने जो निशान है उसी निशान को बिठाना पड़ता है। इस प्रकार हमको x का मान -1 और y का मान हमको 2 प्राप्त हो गया। तो ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक प्रश्न 6 अंक निर्धारित है, करीब करीब 6 अंक का क्वेश्चन यहाँ से आता है, मतलब ठीक ना, ऐसा करके इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। मैं आपको बताया था मिनिमम 3 नंबर आना ही है इस लेसन से, लेकिन कभी कभार 6 नंबर में भी आलेख विधि दिया जाता है, ठीक है, जो तीनों सेट में रहता है। तो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है समीकरण हल कीजिए, आलेख विधि द्वारा हल करना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि आलेख विधि क्या है। तो आलेख विधि का मतलब होता है ग्राफ में दर्शाना। छत्तीसगढ़ 2018 में ये भी सी सेट में आया था, जब भी आता है तीनों सेट में आता है, बड़े क्वेश्चन में आता है, इसलिए बहुत आईएमपी है, इसको ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 4x माइनस 5y 20, और दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हल लिख लेते हैं और इसको हल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं नोट करूँगा हल, और यहाँ पे जो दिया है उसको भी हमको यहाँ पे दिया है नोट करना है। यहाँ पे लिख लूँगा 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, और दूसरा दिया है इसमें 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। ये हो गया समीकरण 1, और इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 हम लोग नाम दे दिए हैं। समीकरण 1 से हम लोग पहले हल करके देख लेते हैं, ठीक ना। तो समीकरण 1 से अगर हल करें तो समीकरण 1 से हमको क्या क्या मिलता है। तो समीकरण 1 से x या y का मान निकाल लेना है। यहाँ से मैं y का मान निकाल लूँगा। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए पहले दिया है 4x माइनस 5y इक्वल टू 20 दिया है। अब यहाँ से y का मान निकालने के लिए -5y को रखे रहूँगा, 4x को पक्षांतर करूँगा, 4x इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 माइनस 4x। इस माइनस को इधर भेज देंगे तो ये माइनस जाके 20 को माइनस कर देगा, 4x को प्लस कर देगा। यहाँ पे क्या बचा, 5y। y इक्वल टू 5 को पक्षांतर करेंगे, 5 और y के बीच में कुछ नहीं है तो गुना का निशान है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा
भाग में हो जाएगा, तो बटे के नीचे कितना आ गया 5। तो इस प्रकार से y का एक मान हमको प्राप्त हुआ, y इक्वल टू 5। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हम लोग देखेंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से जब हम लोग यहाँ पे x का मान रखें, सॉरी हाँ, जब हम लोग इसमें x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना प्राप्त होगा हम लोगों को। तो y का मान देखिए यहाँ से प्राप्त हो रहा है, कितना हो जाएगा -20 प्लस 4 इंटू एक्स का मान 0 रखे बटे 5। तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा -20 बटे 5, मतलब कितना प्राप्त हो रहा है -4। तो x का मान इतना प्राप्त हुआ -4, ठीक ना। चलिए इसको मैं एक लाइन में लिख लेता हूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, ये दोनों को कैंसिल करता हूँ और इसको एक ही लाइन में लिखे रहता हूँ। तो यहाँ से कितना प्राप्त हो रहा है -20/5, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा -4। तो -4 प्राप्त हुआ। फिर x इक्वल टू हम लोग एक जीरो से एक निश्चित दूरी लेंगे, और दूरी क्या लेंगे, जो भी हम लोग y का मान पता किए उसमें जो हर है उस हर के उतना तक हम लोग लिमिट लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं x का मान 5, ठीक ना। एक बार 5 मान लेते हैं, 0 मान लिए। तो हम लोग जानते हैं संख्या रेखा में यहाँ पे 0 माने तो एक समान दूरी कितना होगा 5, और इधर होगा -5 ऐसा। तो हम लोग एक समान दूरी ले रहे हैं, तो 0 से फिर 5 ले रहे हैं और इधर फिर 0 से -5 लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग जानते गए कितना, तो x इक्वल टू 5 रखे तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, देखिए यहाँ पे प्राप्त होगा -20 प्लस का किस में रख रहे हैं, समीकरण 3 में ये सब करते जा रहे हैं। समीकरण 3 कहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिए, y इक्वल टू -24x अपन क्या दिया है 5, इसमें मान रखते जा रहे हैं। तो -20 प्लस यहाँ पे 4 इंटू एक्स की जगह 5 बटे कितना हो जाएगा 5। उसके बाद देखिए -20 और -20 कितना हो जाएगा, -20 और +20 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों 0 हो जाएगा, तो 0/5 मतलब आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 0, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू -5। तो x इक्वल टू -5 में भी क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -20, यहाँ पे हो जाएगा +4 इंटू हो जाएगा -5 बटे हो जाएगा 5। यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा -20 और -20 बटे 5। उसके बाद -20 और -20 कितना हो जाएगा -40 बटे 5। और इस प्रकार से x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा -8 प्राप्त होगा। तो बहुत आसानी से हम लोग यहाँ तक पता कर लिए। तो यहाँ पे एक टेबल हम लोग बनाएंगे, असल में एक टेबल भी हमको बनाना है और उस टेबल में हम लोग इसको नोट करेंगे। तो ये टेबल बना ले। देखिए यहाँ पे असल में हमको एक टेबल बनाना है और उस टेबल में x और y के मान को नोट करना है। तो यहाँ पे टेबल बना लिया मैं, और इस टेबल में मैं क्या लिख लूँगा, एक जगह लिख लूँगा x, एक जगह लिख लूँगा y। तो x का मान देखिए हम लोग 3 बार रखे। x का मान जब हम लोग 0 रखे तब हमको कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे -4, तो यहाँ पे लिखूंगा -4। उसके बाद जब हम लोग x का मान 5 रखे तो हमको y का मान कितना प्राप्त हुआ 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। और जब हम लोग x का मान -5 रखे तो हम लोग को कितना प्राप्त हुआ, देखिए -8, तो यहाँ पे लिखेंगे -8। तो इस प्रकार से एक टेबल हमको बन चुका है। तो ठीक ना, ये सब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको मैं साइड करके फिर समीकरण 2 को हल करके फिर आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम दूसरा समीकरण देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या दिया है आपका, 3x प्लस 5y इक्वल टू क्या दिया है 15। तो यहाँ से हम लोग y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 5y को अपने इस पर रखेंगे और 3x को पक्षांतर कर देंगे। 3x इधर जाके क्या हो जाएगा 15 माइनस 3x। उसके बाद y का मान निकालेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 15 माइनस 3x बटे में हो जाएगा 5। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 तक पहुँच गए थे, अब ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब इस समीकरण में भी हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, मान रखेंगे। जैसे समीकरण 1 से हम लोग इस टेबल को प्राप्त किए थे समीकरण 1 से, वैसे हम लोग को समीकरण 4 से एक समीकरण टेबल प्राप्त करना है, ठीक ना। तो जिस प्रकार से हम लोग इससे पहले भी यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग समीकरण 1 से इस टेबल को प्राप्त किए थे, ठीक ना, वैसे हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2, जो कि यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15।
उसके बाद यहाँ से y का मान निकालने के लिए 5y को यहाँ पे रखेंगे, 3x को पक्षांतर कर देंगे, 3x इस पर आके क्या हो जाएगा, 15 के बाद माइनस 3x हो जाएगा। y का मान पता करने के लिए 5 को पक्षांतर करेंगे, 5 इस तरफ आके गुना में है, इस तरफ आके भाग हो जाएगा, मतलब 15 माइनस 3x के बटे के नीचे आके 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 4। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग क्रम से मान रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे जब हम लोग x का मान यहाँ पे रख के देखेंगे, x का मान 0 रख के देखेंगे कि y का मान कितना आता है। तो x का मान 0 रखने से देखिए y का मान कितना आएगा, तो यहाँ पे समीकरण 4 में मान रखिए, तो हो जाएगा -3 इंटू 0 अपन क्या हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ से हम लोग को आगे क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ से आगे प्राप्त हो रहा है देखिए 15 माइनस 0 बटे 5, 15 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पे 15 बचेगा, और 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से x इक्वल टू 0 पर 3 आ रहा है। x इक्वल टू अब हम लोग 5 रख के देखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा समीकरण 4 है इसके हर में देखिए 5 है, तो हम लोग 0 से एक बार 5 लेंगे, एक बार -5 लेंगे। जैसे हम लोग समीकरण 1 में किए थे वैसे ही हम लोग इसमें करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे 5 रखूंगा तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस, यहाँ पे अब 0 जैसे बिठाए थे वैसे ही हम लोग को अभी क्या बिठाना है 5, तो यहाँ पे 5 बिठाएंगे, बटे के नीचे 5 का 5, इस प्रकार से आ जाएगा 15 माइनस 5, और ऊपर भी 3 पंजे कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे देखिए ये 15 और ये भी गुना होके 3 पंजे 15 हो गया, 15 15 0 बटे 5, मतलब आंसर प्राप्त हो जाएगा 0। अब हम लोग आखिरी जो बचा हुआ है इसमें वो है x इक्वल्स टू, हम लोग अब रखेंगे कितना -5। तो जैसे मैं -5 रखूंगा तो y इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, देखिए यहाँ से y के यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस x के जगह अगर जैसे हम लोग -5 रखे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा बटे 5। उसके बाद y इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस माइनस में प्लस, और ये 3 पंजे 15 बटे के नीचे 5, तो y का मान पता चल जा रहा है इसमें 15 15 30 हो जाएगा, मतलब 30 बटे 5, और इसको कैट करेंगे तो हम लोग को y का मान मिल जाएगा कितना 6। तो इस प्रकार से इससे भी हम लोग एक टेबल बना सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इस टेबल को बनाने से पहले चलिए इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइड कर लेता हूँ। तो जैसे इसको साइड कर लूँगा तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। तो देखिए हमको और एक टेबल यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, उस टेबल को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमको एक टेबल यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, देखिए x और y का टेबल हमको बनाना है, जैसे हम लोग पहले बना चुके हैं वैसे एक टेबल हमको बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे x, उसके बाद यहाँ पे y। देखिए x का मान जब हम लोग 0 रखे थे तो y का मान कितना मिला 3 मिला, तो यहाँ से हम लोग नोट कर सकते हैं x का मान जब हम लोग 0 रखे तो y का मान कितना मिला है, x का मान 0 रखे तो y का मान हमको 3 मिला। उसके बाद देखिए यहाँ पे x का मान 5 रखे थे तो हम लोग को y का मान कितना मिला था 0, तो यहाँ पे नोट करेंगे 0। उसके बाद देखिए आखिरी जो हम लोग x का मान यहाँ पे -5 बिठाए थे तो हम लोग को यहाँ पे y का मान कितना मिला था, देखिए 6 मिला है, तो यहाँ पे नोट कर देंगे 6। समीकरण 2 हल करके 2 टेबल मिला है, और उस टेबल को हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हमारे ग्राफ पेपर पे, इसलिए मैं एक ग्राफ पेपर ले लिया और इसमें देखिए मैं नोट किया हूँ x का मान 8 और 8 तक नोट किया हूँ, जबकि x का मान अधिकतम -5 से +5 तक नोट करने से हो जाता। तो अपने हिसाब से आप नोट कर सकते हैं। y का मान भी ऐसे आपको दिख रहा है, y का मान अधिकतम कितना है देखिए 0 -4 और -8, यहाँ पे -8 तक नोट करने से हो जाता है, इसलिए y का लाइन को मैं -8 तक नोट किया हूँ, ठीक ना। यहाँ पे देखिए -8 तक नोट कर दिया हो y के मान को। x के मान को, जो x का मान है इस लाइन को हम लोग 5 तक नोट कर सकते थे। ये जो लाइन है इस लाइन को माइनस में -8 तक, और देखिए y का मान प्लस में कितना है +6 तक है, तो यहाँ पे 6 तक मैं नोट किया हूँ। ये आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इसमें ड्रॉ कैसे करें वो हमारा मेन फैक्टर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग देखेंगे कि 0 और 4, ठीक ना। तो 0 और 4 इस लाइन को हम लोग अभी यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ मार्क देके आपको बताऊंगा कि कहाँ का भी निशान कुछ देके बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला लाइन में दिया है 0 और 4, तो 0 और -4, तो x का मान 0 और -4, मतलब यहाँ p बात हो रहा है, ठीक ना। 0 और -4 कहाँ पे, देखिए x का मान है 0, मतलब यहाँ पे है, और y का मान कितना है -4, y का मान -4 मतलब नीचे यहाँ की बात हो रहा है। तो ये दोनों जगह मैं क्रॉस का निशान देके रख देता हूँ। उसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे, और चाहे तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस देके यहाँ पे 0 -4 कहाँ पे, यहीं पे है, तो इसको नोट कर सकते हैं 0 और -4। उसके बाद सेकंड में दिया है 5 और 0, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक ना, यहीं पे समझना है मैंने। यहाँ पे दिया है 0 और 5 और 0, तो x का मान 5 है, मतलब यहाँ पे है, और y का मान 0 है, मतलब यहाँ पे 0 तो यहीं पे रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x का मान 5 और y का मान 0। चलिए नोट कर दिए।
उसके बाद 2 पॉइंट हम लोग नोट कर दिए। तीसरा पॉइंट कहाँ पे देखिए, तीसरा पॉइंट है x का मान -5 और y का मान -8। तो x का मान जो है देखिए x के लाइन में देखेंगे, मतलब इस लाइन में देखेंगे हम लोग, तो इस लाइन में ये है आपका -5 और y का मान -8 मतलब यहाँ पे है। तो x का मान -5 को और y के मान को अगर हम लोग आपस में इस प्रकार से मिलाएंगे तो इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, दोनों क्रॉस हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देंगे, -5 और -8। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस पॉइंट पे मैं इस प्रकार क्रॉस का निशान, यहाँ पे डॉट का निशान देके लिख दूंगा -5 और -8। तो ये देखिए हमारा एक टेबल जो है ये कम्प्लीटली ड्रॉ हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे 3 लाइन यहाँ पे देखिए आपस में मिल रहा है, तो इन तीनों लाइन को आपस में मैं क्या कर दूंगा, इस प्रकार से लाइनिंग से मिला दूंगा, ठीक ना। एक लाइन खींचूंगा और तीनों लाइन को आपस में मिला दूंगा इस प्रकार से। तो ये हम लोग का जो पहला टेबल से मिला है, मतलब पहला समीकरण से जो मान मिला है, इस मान को हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, इस मान को हम लोग जो नोट कर सकते हैं उसको यहाँ पे नोट कर देता हूँ। उसको नोट कर सकते हैं 4x माइनस, यहाँ पे नोट कर सकते हैं 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, क्योंकि ये हमको पहला टेबल से मिला जो कि पहला समीकरण है। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे दूसरे समीकरण में और दूसरा टेबल में चले जाएंगे अब, और दूसरा टेबल में भी ऐसे हम लोग नोट करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे दूसरा टेबल में देखिए लिखा हुआ 0 और 3, x का मान 0 है, मतलब x का मान 0, इसको मैं कुछ अलग कलर से शो करूंगा। x का मान 0 मतलब यहाँ पे x का मान, और y का मान 3 है, तो y का मान 3 मतलब कहाँ है, ऊपर यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस निशान से शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x का मान 0 और y का मान 3, ये हमको एक पॉइंट मिला। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे क्या लिखा है 0 और 5, मतलब x का मान 5 और y का मान 0 प्राप्त हो रहा है। तो x का मान 5, तो x का मान 5 कहाँ पे देखिए, x का मान 5 मतलब यहाँ पे है, ठीक ना, और y का मान कितना है 0 है, मतलब यहाँ पे ही रहेगा। तो x का मान 5 और y का मान 0 मतलब ई पे हम लोग नोट कर सकते हैं 5 और 0। चलिए यहाँ पे नोट करके रख दिया। हमको 2 पॉइंट अभी तक प्राप्त हो चुका है, ठीक ना, ये एक पॉइंट हो गया और एक पॉइंट, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट प्राप्त हो गया और यहाँ पे एक पॉइंट प्राप्त हो गया दूसरे टेबल से। अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या दिया है, तीसरा पॉइंट दिया है देखिए यहाँ पे x का मान -5 और y का मान 6 दिया है। तो x का मान -5 कहाँ पे है, x का मान -5 देखिए, तो यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे x का मान -5 और y का मान कितना है 6 है। तो यहाँ पे y का मान 6 कहाँ पे देखिए ऊपर है, और ये दोनों पॉइंट को अगर x का मान 5 को और y के मान 6 को अगर ड्रॉ करूँगा, दोनों यहाँ पे इस पॉइंट पे आके क्रॉस होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, ठीक ना, -5 और 6। तो इस पॉइंट को हम लोग इस प्रकार से मान लेते हैं -5 और 6। तो ये देखिए इस प्रकार हम लोग दूसरे टेबल को भी पूरा पूरा ड्रॉ कर लिए। ये तीनों लाइन जहाँ पे आपस में क्रॉस हो रहा है, एक लाइन यहाँ पे हो गया, एक लाइन देखिए यहाँ पे हो गया था और एक लाइन यहाँ पे हो गया था। तो ये इन तीनों को फिर हम लोग मिला देंगे एक लाइन से, इस प्रकार से ये लाइन से हम लोग ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये लाइन मिल जाएगा आपस में। उसके बाद हम लोग इस लाइन को नाम दे सकते हैं, ठीक ना, दूसरा समीकरण का, जो कि दूसरा समीकरण क्या था, 3x + 5y = 15। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे, इस लाइन में नोट कर देंगे 3x, ठीक ना, यहाँ पे चलिए नोट कर देते हैं 3x + 5y = 15। तो बहुत आसानी से देखिए आलेख विधि से हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जाके भी मेरे को बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय kx - 5y = 2 और 6x + 2y = 7 एक अद्वितीय हल है और एक कोई हल नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन के लिए हल करना है। छत्तीसगढ़ 2022 में ABC तीनों सेट में पूछा गया था। चलिए इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल का सूत्र, ठीक ना, शर्त क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। और उससे पहले जो 2 समीकरण लिखा हुआ है इसको नोट कर लेते हैं। kx - 5y = 2 लिखा हुआ है और एक जगह लिखा हुआ है 6x + 2y = 7। अब हम लोग यहाँ से जानते हैं कि यहाँ पे a का मान कितना है, a1 का मान k है, फिर b1 का मान कितना है -5 है, और c1 का मान कितना है यहाँ पे 2 है। पहला लाइन में देख के a1 b1 c1, ठीक है, a1 b1 c1 ऐसा नोट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा लाइन में। दूसरा समीकरण में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a2 मतलब 6, b2 मतलब यहाँ पे 2 और c2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक ना। यहाँ पे x के सामने दूसरा समीकरण है इसलिए a2 और यहाँ पे y के सामने b2 और आखिरी में c2। तो इस प्रकार से आप लोग जानते हुए सब, तो ये ABC का मान ज्ञात कर लिए। अद्वितीय हल के लिए हम लोग पता करेंगे, इसलिए अद्वितीय हल का कंडीशन क्या है, a1 a2 नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाता है b1 b2। अब यहाँ पे देखिए ये कंडीशन हम लोग को मालूम है पहले से, तो इस कंडीशन में हम लोग मान रखेंगे, ठीक ना। अब हम लोग इस समीकरण में अगर मान रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमको देखिए क्या प्राप्त होगा, इसका मान अगर हम लोग रखेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा a1 का मान कितना है देखिए यहाँ पे k है, तो यहाँ पे लिखेंगे k
ठीक है, यहाँ पे के लिख देंगे। बटे में देखिए A2 का मान कितना दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बटे के नीचे 6 लिखेंगे। फिर नॉट इक्वल्स टू का निशान होगा और B1 B1 का मान कितना है देखिए यहाँ पे -5, तो यहाँ पे हो जाएगा -5। और B2 का मान कितना दिख रहा है देखिए खाली 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद हम लोग इसको तिर्यक गुना करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, तिर्यक गुना करेंगे मतलब इस 6 को देखिए 6 बटे के नीचे है। सिंपल जैसे हम लोग हल करते हैं परिमेय संख्या को, तो k इक्वल टू 6 इधर भाग में, इधर जाके क्या हो जाएगा, इन दोनों के साथ गुना में हो जाएगा 6। और यहाँ पे नॉट इक्वल्स का नॉट इक्वल्स 2 रहेगा। यहाँ पे 2 से हम लोग 6 को भाग देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बचेगा आपका 3। और इस प्रकार से k इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ, -15। तो ये अद्वितीय हल के लिए हम लोग हल किए, तो k का मान कितना प्राप्त हुआ, -15 हमको प्राप्त हुआ है। चलिए अब इसका दूसरा पोर्शन जो है कोई हल नहीं है के लिए भी हल करके हमको बताना है। तो कोई हल नहीं है, इसके लिए हल करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन आप लोग को मालूम ही है क्या होना चाहिए, A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2, लेकिन यहाँ पे C1 C2 क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग नहीं का निशान दिए। इसमें भी पूरा देख देख के मान बिठाएंगे, तो डायरेक्ट हम लोग मान बिठा देते। देखिए A1 का मान k है, A2 का मान 6 है, फिर इक्वल्स टू B1 का मान -5 है और B2 का मान 2 है, C1 का मान 2 है और C2 का मान 7 है, नोट कर दिए। और बीच में नॉट इक्वल्स का नॉट इक्वल्स 2 होगा। ये हम लोग दूसरा प्रश्न के लिए देख रहे हैं जिसमें बोला है कि कोई हल ना हो के लिए हल कीजिए, इसके लिए देख रहे हैं। और ये हम लोग जो हल किए थे ये कौन सा पॉइंट था, पहला पॉइंट के लिए था। अब ये दूसरा पॉइंट के लिए, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सबसे पहले जो काम है देखिए इसको छोड़ दीजिए, खाली आप इन दोनों को हल कीजिए, ठीक ना। तो इन दोनों को जैसे ही मैं हल करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा देखिए k/6 इक्वल्स टू -5/2 को हल करके चलेंगे। यहाँ से k इक्वल टू 6 को पक्षांतर कर देंगे, ये भाग में है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -5/2 के साथ गुना में हो जाएगा। यहाँ से 2 के साथ 6 को भाग देंगे, 3 बचेगा, तो k इक्वल टू कितना हुआ, -5 गुणित 3, और k का मान कितना प्राप्त होगा, -15। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि अद्वितीय हल के लिए k का मान -15 होगा, ठीक ना। तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, अगर k की जगह -15 रखेंगे तो कोई भी हल हमको प्राप्त नहीं होगा। और अद्वितीय हल कब नहीं होगा, जब k इक्वल टू -15 रखेंगे। तो ये दोनों कंडीशन को हम लोग नोट कर दिए, बहुत आसान था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अभी जो हम लोग क्वेश्चन हल करने वाले हैं इसमें देखिए लिखा हुआ है चौथा नंबर क्वेश्चन में, एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियां तथा 2 मेजों को 1200 रुपये में खरीदा, 2 कुर्सियां तथा 3 मेजों को फिर 1550 रुपये में खरीदा, रुपए चुकाई, तब एक कुर्सी तथा एक मेज का कीमत पता करना है। तो एक एक का मालूम करना है, पता करना है रेट, हमको मालूम नहीं कि किसका कीमत कितना है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक ना, यहाँ पे मान के चलना पड़ेगा। माना कि जो सबसे पहले कुर्सियाँ खरीदी, तो इस कुर्सियों का रेट, ठीक ना, कुर्सियों का मूल्य कितना रुपए है, x रुपए है, मान लेते हैं x रुपए है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक ना। अब कितना है हमको मालूम तो है नहीं। तथा हम लोग यहाँ पे जो मेज है, मेजों का मूल्य कितना मान लेते हैं, मेजों का मूल्य मान लेते हैं y। तो यहाँ पे हम लोग x और y इस प्रकार से मान लिए। मानने के बाद देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रश्न अनुसार हमको समीकरण बनाना है, क्योंकि इस लेसन का नाम ही है 2 चरों का रैखिक समीकरण। तो समीकरण बनाएंगे। अब देखिए एक लाइन पढ़िए, एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियाँ 2 मेज 1200 रुपये में खरीदा। 3 कुर्सियाँ, तो खाली 3 नहीं लिख सकते हम लोग, 3 कुर्सियाँ 2 मेज, तो 3 और 2 मेज बराबर कितना रुपए में, 1200 रुपये में। ऐसा करेंगे तो हल नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो कुर्सियों को हम लोग x माने हैं ना, तो ये 3 कुर्सी के साथ 3x हो जाएगा और 2 मेजों के साथ 2y हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक देखिए रैखिक समीकरण बन चुका है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये प्रश्न को पढ़ के ही समझ में आ रहा है, इसलिए प्रश्न अनुसार लिखा। तथा दूसरी तरफ देखिए क्या लिखा है, 2 कुर्सियां तथा 3 मेज की कीमत 1550 रुपये। अब यहाँ पे 2 कुर्सियां और 3 मेज बोले तो 2 धन 3 बराबर कितना हो गया, 1550। और ऐसा रहने से तो हल नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 कुर्सियों को क्या माने हैं हम लोग, कुर्सियों को देखिए x माने हैं, x मूल्य, तो यहाँ पे 2 के साथ x मूल्य जुड़ जाएगा, गुना हो जाएगा, और मेजों के मूल्य को y माने हैं तो यहाँ पे 3y हो जाएगा बराबर 1550। अब ये समीकरण बन चुका है, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, अब हल करेंगे। तो चलिए इन दोनों को हल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो विलोपन विधि का उपयोग कर सकते हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर सकते हैं। मेरे को सबसे अच्छा विलोपन विधि लगता है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 और 2 को देखेंगे। यहाँ पे देखिए 3x है, यहाँ पे 2x है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 2y है, यहाँ पे 3y है। कोई भी चीज़ एक समान नहीं है, विलोपन विधि का नियम है कोई भी चीज़ एक समान होना चाहिए, तो एक समान नहीं है। तो एक समान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक समान बनाने के लिए समीकरण 1 में देखिए 3 है ना, तो समीकरण 1 और 2 को देखिए, इन दोनों में एक के सामने 3 है, एक के सामने 2 है, तो समीकरण 1 में 2 का गुना कर दीजिए, 2 का, तथा समीकरण 2 में 3 का गुना कर दीजिए, समीकरण 2 में
3 का गुना कर देंगे। ठीक ना, ऐसा गुना हम लोग क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है, ठीक ना, गुना करके हम लोग लिखेंगे इसको घटाने पर। ठीक ना, क्योंकि दोनों एक समान हो जाएगा गुना करने से और उसके बाद घटा देंगे। क्योंकि विलोपन विधि में हम लोग एक समान चीज़ को हमेशा घटा के जोड़ के काटते हैं, काटने का लिए उसका उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है। अगर 3x के साथ इस 2 का गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x, और इस 2x के साथ अगर 3 का गुना कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 6x। बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग इसको आपस में क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 2 का तथा 2 में 3 का गुना कर रहे हैं। तो समीकरण इस प्रकार से जो लिखे हैं, तो 1 में देखिए 3x के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x, तो यहाँ पे नोट करेंगे 6x, प्लस फिर 2 के साथ 3 का गुना करेंगे, सॉरी, समीकरण 1 में 2 का गुना, तो 3 के साथ गुना कर दिए 2 का तो हो गया 6x। उसके बाद 2 के साथ 2 का गुना कर दिए तो हो जाएगा कितना 4x, 4y, और 1200 के साथ अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का गुना करेंगे तो 2400। उसी प्रकार समीकरण 2 में भी हम लोग किसका गुना करेंगे, सभी के साथ 3 का गुना। तो 3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x, फिर यहाँ से हो जाएगा प्लस, फिर इसके 3 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 9y, और उसके बाद 1550 के साथ अगर हम लोग 3 का गुना कर देंगे, 3 1500 के 4500, तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाए 4650। तो यहाँ पे नोट करेंगे 4650। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक समान बनाने के बाद हम लोग देखते हैं कि कोई एक कटना चाहिए। यहाँ पे 6x एक समान है, लेकिन यहाँ पे देखिए 4y और 9y एक समान नहीं है, तो इसलिए घटाने से हमको होगा, इसलिए हम लोग घटाने से लिखे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, दोनों आपस में कैंसिल हो गया। 9y में से 4y माइनस हुआ तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा -5y, और यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस। 4650 में 2400 अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको घटा के देख लीजिएगा कितना आ जाएगा 2250, और माइनस का माइनस होगा, दोनों माइनस आपस में कैंसिल। उसके बाद खाली क्या बचा, y इक्वल टू 5 को पक्षांतर करेंगे, 2250 के इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, 2250 को तो हम लोग अगर भाग दे देंगे तो हम लोग जानते हैं कि 2250 को अगर 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 450। इसको अलग से भाग दे के आप देख सकते हैं। तो y का मान कितना मिला, 450 मिला। इस y के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण, ठीक ना, चलिए यहाँ पे ही हल कर लेते हैं। तो इस y के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं समीकरण 1 में y का मान, ठीक ना, y का मान कितना है, y का मान 450 है, उतना रखने पर, तो y का मान रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, समीकरण 1 हमारा ये बना था 3x प्लस 2y 1200, ठीक ना, 3x प्लस 2y 1200 हमारा समीकरण 1 था। तो इस समीकरण में हम लोग y की जगह कितना रखेंगे, 450। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2 और y की जगह रख देंगे 450 इक्वल टू हो जाएगा 1200। और उसके बाद इसको आगे हल करेंगे तो 3x 450 को 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 450, 450 कितना होता है 900 होता है, तो यहाँ पे 900 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1200। फिर 3x 900 को पक्षांतर कर देंगे, 1200 के इस तरफ आके क्या हो जाएगा -900, 1200 से 900 घटाएंगे तो बचेगा 300, और यहाँ पे 3x बचा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 बटे यहाँ पे 3 हो जाएगा। 300 100 के कितना होता है आपका 300, ठीक ना। तो यहाँ पे x का मान हमको बहुत आसानी से कितना प्राप्त हो गया है, 100 प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए खाली x को क्या माने थे, खाली x को कुर्सी माने थे, तो कुर्सी का मूल्य कितना हो गया 100 रुपये, और y को हम लोग क्या माने थे, मेज माने थे, तो ये हो गया कितना 450 रुपये। तो इस प्रकार से ये हो गया कुर्सियों का मूल्य, ठीक ना, कुर्सियों का मूल्य, कुर्सी का मूल्य लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया कुर्सी का मूल्य और ये हो गया मेजों का मूल्य। तो बहुत हो गया आसान, देखिए इस प्रकार से आप पूरे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्री की आयु की तिगुनी थी और 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्री की आयु की दुगनी हो जाएगी, मेरे व मेरे पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वर्तमान आयु पता करना है, इसलिए हम लोग वर्तमान आयु को मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल और उसके बाद इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि मेरी आयु, ठीक ना, माना कि मेरी आयु कितना है x, तथा यहाँ पे पुत्र का आयु कितना है, पुत्र की आयु y मान लेते हैं, ठीक ना, पुत्र की आयु y है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न अनुसार यहाँ पे देखेंगे क्या क्या लिखा है, उसके अनुसार हल करेंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्री की आयु की तिगुनी थी लिखा है। तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु अगर x है तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पीछे जाना है, तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे नोट कर दूंगा मैं 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, ठीक ना। तो मेरी आयु कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरी आयु
एक्स माइनस 5 इतना वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। और 5 वर्ष पूर्व मेरी पुत्री का आयु कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे नोट करूंगा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व यहाँ पे पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, y माइनस 5, मतलब 5 साल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए हम लोग घटा के लिखे y माइनस 5। क्योंकि वर्तमान में आयु मालूम नहीं है तो x मान लिए, तो x में 5 वर्ष पहले जाएंगे तो x 5 माइनस करेंगे, वैसे y में क्या कर दिया, 5 माइनस कर दिया। तो हमको दोनों का आयु इतना इतना प्राप्त हुआ। वो बोले कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्री की आयु की तिगुनी थी। तो यहाँ पे मेरी आयु कितना थी, मेरे पुत्री की आयु की तिगुनी। तो यहाँ पे प्रश्न अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे लिख सकते हैं मेरी आयु x माइनस 5 है, मेरी पुत्री की आयु कितना है, y माइनस 5। तो यहाँ पे पुत्र की आयु के साथ 3 का गुना कर देंगे, क्योंकि मेरी आयु जो है मेरे पुत्री की आयु की 3 गुना ज़्यादा है। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए हम लोग कैसे नोट करते हैं गणित में, x का मान 2, तो x का मान 2 x के साइड में नोट नहीं करते, हमेशा x के दूसरी तरफ नोट करते हैं। वैसे ही मेरी आयु अगर ज़्यादा है तो मैं मेरी आयु के दूसरे तरफ नोट करूँगा, समझ में आ गया ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिए, मेरी आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी ज़्यादा है तो पुत्र की आयु में 3 का गुना कर दिए हैं। बहुत सिंपल सा चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हल करेंगे तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 3y माइनस 3 पंजे 15। दोनों को इस तरह पक्षांतर करके ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 5 माइनस 3y। यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा, देखिए कितना प्राप्त होगा, प्लस 15 बराबर 0, और x माइनस 3y और 15 और 5 को आपस में हल करेंगे तो यहाँ पे 10 प्राप्त होगा, तो लिख सकते हैं माइनस 10 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये हो गया समीकरण नंबर 1, क्योंकि हमको 2 समीकरण बनाना है फिर हल करना है। फिर हम लोग इसमें आगे देखिए लिखा हुआ है 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, तो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, तो 10 वर्ष पश्चात, ठीक ना, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, तो यहाँ पे लिख दूंगा मेरी आयु। अब मेरी आयु कितना हो जाएगा, देखिए 10 साल बाद, अभी अगर 10 साल है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा। तो वैसे ही मेरी वर्तमान आयु x है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक ना। और पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, तो पुत्र की आयु, ठीक ना, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु इतना और पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, y प्लस 10, क्योंकि मेरी आयु बढ़ेगा पुत्र का आयु भी तो बढ़ेगा ना। तो इस प्रकार से 10 वर्ष नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर हम लोग प्रश्नानुसार इन दोनों को क्या लिखा है, देखिए 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्री की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो सेम कंडीशन, तो फिर हम लोग लिखेंगे x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, और 2 का गुना किसके साथ करेंगे, पुत्री की आयु के साथ करेंगे, क्योंकि मेरी आयु कहाँ लिखेंगे, मेरी आयु कहाँ दिखेगा, दूसरी तरफ दिखेगा ना। जैसे x का मान कहाँ दिख रहा है, 5 दूसरे तरफ दिख रहा है, वैसे ही दूसरे तरफ दिखना चाहिए। तो मेरी आयु 2 गुनी ज़्यादा है तो दूसरे तरफ दिखना चाहिए, ठीक ना। इस प्रकार से मैं दूसरे तरफ कर दिया। यहाँ से भी सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू, यहाँ से, ठीक ना, यहाँ पे 2 गुनी ज़्यादा थी तो यहाँ पे 2 के साथ गुना होकर 2y प्लस 20 हो जाएगा। दोनों को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो हो जाएगा x, ये 2y इधर आके माइनस 2y हो जाएगा, इधर पहले से 10 था, ये 20 इधर आके हो जाएगा, ठीक ना, 10 के साथ क्या हो जाएगा, 20 आपस में घट जाएगा, बराबर 0 बचेगा। तो x माइनस क्या हो जाएगा, 2y माइनस 10 बचेगा, बराबर 0 का 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, समीकरण 2 और समीकरण 1 को, तो आप लोग देखेंगे कि दोनों में x एक समान है, इसलिए हम लोग समीकरण 1 2 को क्या करते हैं, घटा देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर लिखेंगे, तो जैसे ही इन दोनों को हम लोग घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे x और x एक समान है, इसलिए समीकरण 1 या 2 पे कुछ गुना करने की जरूरत नहीं पड़ा, खाली हम लोग घटाएंगे। तो समीकरण 1 लिख लीजिए x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। समीकरण 1 और 2 आप लोग को दिख ही रहा है, यहाँ पे समीकरण लिख के भी रखा हूँ, यहाँ पे 1 लिख के रखा हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे हैं 2 लिख के रखा हूँ, समीकरण 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, घटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे 3y में से 2y माइनस होगा तो 1y बचेगा, वो भी माइनस में, क्योंकि 3 बड़ी संख्या है। और यहाँ पे 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो प्लस 20 बराबर 0। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि माइनस y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये 20 इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 20, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान कितना बचेगा, 20, तो y का मान कितना आ गया, 20 आ गया। इस मान को हम लोग समीकरण 1 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो चलिए रख देते हैं। तो समीकरण 1 में y इक्वल टू 20 रखने पर नोट कर देते हैं। तो जैसे हम लोग समीकरण 1 में 20 रखेंगे तो समीकरण 1 आपको दिख ही रहा है, इस समीकरण में जैसे मान रखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3, y का जगह कितना रखना है 20 प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x 3 20 के 60 प्लस 10 और इक्वल टू 0। x 60 में 50 10 घटेगा तो माइनस 50 बचेगा, बराबर 0। x का मान पता करने के लिए हम लोग इसको पक्षांतर कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा
प्लस 50 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है, पक्षांतर करने से प्लस हो गया। तो हमको पता चल गया है कि देखिए मेरी आयु को क्या माना था, मैं x माना था, तो मेरी आयु कितना हो जाएगा, मेरी आयु को x माना था और x का मान कितना आया 50। और पुत्र की आयु को क्या माना था, पुत्र की आयु को क्या माना, पुत्र की आयु को y माना था और y का मान कितना आया 20 आया। तो ये सब वर्तमान आयु है, ठीक ना, वर्तमान आयु यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है, ये सब वर्तमान आयु था। तो दोनों का वर्तमान आयु हमको प्राप्त हो गया बहुत आसानी से। देखिए हमारा इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए इसके बाद हम लोग अभी तक जितना क्वेश्चन देखे इन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।